वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिस्ट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स। जो अपकमिंग एग्जाम्स है आपका, उसके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए ये सीरीज हमारी चल रही है। साइंस, स्टैटिक, जीके से रिलेटेड साइंस के सभी पोर्शंस, चाहे वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सभी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करवा चुके हैं आपको। आप देख सकते हैं इस चैनल पर जाके। बाकी आज डिस्कस करेंगे पॉलिटीज़ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो अब तक आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आज का, शांति विधेयक 2025 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गृह मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो है कि जो शांति विधेयक 2025 पेश किया गया था वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसे पेश किया गया। पूछा जाए कब पेश किया गया इसे, तो 15 दिसंबर को इसे पेश किया गया। ये भी आप याद रखिएगा। शांति जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी के विकास और एडवांसमेंट से संबंधित है। ये आप याद रखिएगा, किसके? न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है ये विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, शांति विधेयक 2025 निम्नलिखित में से किस पुराने अधिनियम को मुख्य रूप से रिप्लेस करता है? यानी ये शांति अधिनियम है वो कौन से पिछला अधिनियम था उसको रिप्लेस करेगा? आपके ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यानी इसे रिप्लेस करेगा। ऑप्शन बी है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 को, ऑप्शन सी है भारतीय बिजली अधिनियम एक्ट 1910, ऑप्शन डी है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इसका जो राइट आंसर है वो है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में जो हुआ था उस विधेयक को रिप्लेस करेगा कौन? शांति विधेयक। ये आप याद रखिएगा। आपको बता दूं कि जो ये बिल है 1962 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम और 2010 की सिविल लॉयबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट को रिप्लेस करता है। आप ये याद रखिएगा। तो शांति जो विधेयक है वो किसे रिप्लेस करेगा? परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 को। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2026 के अनुसार किस तिथि से 3 पुराने श्रम अधिनियम आधिकारिक रूप से निरस्त माने जाएंगे? आपके ऑप्शन है 11 फरवरी 2026 से, ऑप्शन बी है 31 दिसंबर 2025, ऑप्शन सी 21 नवंबर 2025, ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 2026। इसका राइट आंसर है वो है 21 नवंबर 2025 से ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 सहित 3 पुराने श्रम अधिनियम निरस्त माने जाएंगे। इनमें इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 भी शामिल है आपका, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 भी शामिल है। तो कौन से 3 हैं आपका? एक तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 वाला है, और दूसरा है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 है, और तीसरा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो 1947 है। ये तीनों विधेयक 21 नवंबर 2025 के बाद निरस्त माने जाएंगे। ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, वन केस वन डेटा और सुसहाय नामक डिजिटल पहल किस संस्थान द्वारा लॉन्च की गई है? आपके ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन ई भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय के द्वारा, और ऑप्शन डी है चुनाव आयोग के द्वारा। इसका राइट आंसर है वो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा वन केस वन डेटा और सुसहाय नामक डिजिटल पहल शुरू की गई है, इसे लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा। बता दूं कि नीति आयोग 2015 में इस्टेब्लिश किया गया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और आपके गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी हैं, अभी चीफ चुनाव निर्वाचन आयोग के, और जो आर्टिकल 324 में है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस संस्थान ने 11वीं शताब्दी के चोल ताम्र पत्र जो चोला कॉपर प्लेट्स भारत सरकार को वापस किए हैं? यानी किसने किए हैं 11वीं शताब्दी के जो थे हमारे? आपके ऑप्शन है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन ने, ऑप्शन बी है लीडन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड्स, ऑप्शन सी है लोवर म्यूजियम पेरिस, और
ऑप्शन डी है रिक्स म्यूजियम एम्स्टर्डम। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जो लीडन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड्स की है, उसने 11वीं शताब्दी के जो चोल ताम्रपत्र थे उनको भारत सरकार को वापस लौटा दिया है। बता दूं कि ये ताम्रपत्र पीएम मोदी जी और नीदरलैंड्स के मंत्री रॉब जेटन की उपस्थिति में लौटा है। तो वहाँ पे कौन थे भारत की तरफ से? मोदी जी, और नीदरलैंड्स के मंत्री थे जॉब जेटन की उपस्थिति में ये लौटाए गए। बता दूं कि इन कलाकृतियों का जो कुल वजन लगभग 30 किलोग्राम है। जितनी जो ताम्रपत्र हैं, चोलाज कॉपर प्लेट्स हैं, उनका वेट है वो 30 किलोग्राम है, याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट है, 11वीं शताब्दी के चोल ताम्रपत्र किसने लौटाए? लीडन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2026 से मार्च 2029 तक की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई द्वारा शुरू किए गए मध्यम अवधि के रणनीतिक ढांचे का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है विकास 2028, ऑप्शन बी है दृष्टि 2030, ऑप्शन सी है उत्कर्ष 2029 और ऑप्शन डी है आरबीआई विजन 2029। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्कर्ष 2029, यानी उत्कर्ष 2029 आरबीआई का मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है। ये आप याद रखिएगा। वर्तमान में पूछा जाए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर हैं। ये भी आप याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा कौन है? गवर्नर हैं। ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क। पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क ने हाल ही में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? आपका ऑप्शन है भारत का पहला डिजिटल बैंक बनने की, ऑप्शन बी है आरबीआई के सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम से जुड़ने वाली पहली प्राइवेट सेक्टर फिनटेक कंपनी, ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट के लिए सुसहाय बनाने वाली कंपनी, और ऑप्शन डी है ई गवर्नेंस का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीतने वाली कंपनी। इसका जो राइट आंसर है वो है आरबीआई सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम से जुड़ने वाली पहली प्राइवेट सेक्टर फिनलैंड कंपनी बनी है आपकी पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020 की औद्योगिक संबंध संहिता जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में कर्मचारियों के इस्तीफे या समाप्ति के कितने समय के भीतर पूर्ण निपटान फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है 24 घंटे, ऑप्शन बी 48 घंटे, ऑप्शन सी 7 दिन और ऑप्शन डी है 15 दिन। इसका जो राइट आंसर है वो 48 आवर्स है। पूर्ण निदान इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा, उसके लिए समय कितना है? 48 घंटे का है पूरा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है साहिब एक्ट, ऑप्शन बी फरीद एक्ट, ऑप्शन सी उम्मीद एक्ट और ऑप्शन डी है ताहिब एक्ट। इसका राइट आंसर है कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को उम्मीद एक्ट के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दूं कि उम्मीद एक्ट 1995 के पुराने वक्फ अधिनियम को रिप्लेस करता है। उम्मीद का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए आपसे तो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका जो उम्मीद अधिनियम 2025 के तहत सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में कम से कम कितनी मुस्लिम महिलाओं का होना अनिवार्य कर दिया है? आपके ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। इसका राइट आंसर है वो 2। कम से कम जो उम्मीद अधिनियम 2025 आया उसमें कम से कम जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिलाओं का होना बहुत ही आवश्यक है। बता दूं कि ये अधिनियम प्राइवेट फैमिली वक्फ को महिलाओं के विरासत अधिकारों से इनकार करने से भी रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जनगणना 2027 में 1931 के बाद पहली बार कौन सा मुख्य घटक शामिल किया गया है? नया है वो। आपके ऑप्शन है आय आधारित वर्गीकरण, ऑप्शन बी है जाति आधारित जो गणना यानी कास्ट बेस्ड इनुमरेशन हो रहा है, और ऑप्शन सी है धर्मवार शहरी गणना, ऑप्शन डी है व्यवसाय आधारित मैपिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है जाति आधारित जो जातिगत जनगणना हो रही है 2027 की जो सेंसस है, इसको शामिल किया गया 1931 के बाद। आपको बता दूं कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत यह भारत का
पहला पूरी तरह से डिजिटल सेंसस है। तो सबसे पहले पूछा जाए कि कैसा सेंसस है, तो पूरी तरह से डिजिटल है। और जनगणना का पहला चरण हाउस जो लिस्टिंग है अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा, ये आप याद रखिएगा। आपको बता दूं कि जनगणना गृह मंत्रालय का विषय है, यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, केंद्र सूची का विषय है। और इसमें पूछा जाए कि जनगणना प्रथम 1872 में हुई लॉर्ड मेयो के समय, नियमित जनगणना 1881 से रिपन के समय हुई, ये आप याद रखिएगा। महान विभाजक वर्ष 1921 रहा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनगणना से रिलेटेड याद करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किया गया सेल्फ इम्यूनरेशन पोर्टल कुल कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? आपके ऑप्शन है 12 भाषा, ऑप्शन बी 14 भाषा, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी है 22। इसका जो राइट आंसर है वो है 16 भाषाओं में अवेलेबल है। जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किया गया सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल, याद रखिएगा। जनगणना का दूसरा चरण पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फरवरी 2027 से शुरू होगा। बाकी फर्स्ट जो हाउस लिस्टिंग है वो अप्रैल से सितंबर के बीच चल रहा है, अभी ये कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, 28 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग जो 8th सेंट्रल पे कमीशन की अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया हैं, ऑप्शन बी क्या रंजन प्रकाश देसाई हैं, ऑप्शन सी एनी मैथ्यू जॉर्ज हैं और ऑप्शन डी है सौम्यकांत घोष। इसका जो राइट आंसर है वो है रंजना प्रकाश देसाई इज दी कमिश्नर या अध्यक्ष ऑफ 8th सेंट्रल पे कमिश्नर, याद रख कमीशन, यानी 8th जो कमीशन है केंद्रीय वेतन आयोग उसके अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई हैं, याद रखिए। 7वें का अगर पूछा जाए कौन ये 7वें केंद्रीय अध्यक्ष आयोग की जगह लेंगी, आप ये भी याद रखिएगा। और लागू कब से है? अप्रैल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आपके ऑप्शन है ऋत्विक रंजन पांडे, ऑप्शन बी मनोज पांडा, ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया और ऑप्शन डी है अजय नारायण झा। इसका राइट आंसर है वो अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपको। और ये जो है वो 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। ऋत्विक रंजन पांडे इस आयोग के सचिव सेक्रेटरी हैं, ये भी आप याद रखिए 16वें वित्त आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद में विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल पारित किया जाता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 160, ऑप्शन बी अनुच्छेद 114, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 76। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आर्टिकल 114। 114 के अनुसार विनियोग विधेयक जो एप्रोप्रिएशंस बिल है उसे पारित किया जाता है। आपको बता दूं कि आर्टिकल 160 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक जो जॉइंट सिटिंग है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक जो जॉइंट सिटिंग बुलावे का प्रावधान भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? आपके ऑप्शन है अमेरिका से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी ब्रिटेन से और ऑप्शन डी है कनाडा से। इसका राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया से। तो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। कौन से आर्टिकल में है? 108 आर्टिकल में है के द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, याद रखिएगा। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किस पद से संबंधित है? आपके ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी है नीति आयोग के CEO, ऑप्शन डी है सॉलिसिटर जनरल। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है आर्टिकल 76। और वर्तमान में भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो R वेंकट रमणी हैं और पहले MC सीतलवाड़ थे, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस की मेजबानी किस शहर ने की? आपके ऑप्शन है दिल्ली ने, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है जयपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जयपुर। जयपुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस की मेजबानी की, याद रखिएगा आप। इसका थीम है विकसित भारत 2047 AI इन्वॉल्व्ड
डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस, ये है इसका थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किए गए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है वोटर हब, ऑप्शन बी है ECI कनेक्ट, ऑप्शन सी है ECI नेट और ऑप्शन डी है इलेक्शन लिंक। इसका राइट आंसर है वो है ECI नेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया एक नया प्लेटफॉर्म है। इसकी संकल्पना 2025 में की गई थी और जनवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 को या 11 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्नेंस काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आपके ऑप्शन है अमित शाह जी ने, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया और ऑप्शन डी है संजय मल्होत्रा। इसका राइट आंसर है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई है। हाल ही में नीति आयोग के नए CEO भी नियुक्त किए गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय जांच ब्यूरो जो CBI है ने इंटरपोल के साथ सीधे जुड़ने के लिए कौन सा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है CBI कनेक्ट, ऑप्शन बी भारत पोल, ऑप्शन सी है इंटरपोल इंडिया और ऑप्शन डी है क्राइम नेट। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत पोल नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में बस्तर छत्तीसगढ़ में 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने और कौन पहुंचे वहां पर? तो अजीत डोभाल, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी है योगी आदित्यनाथ। इसका जो राइट आंसर है वो है अमित शाह। अमित शाह के द्वारा 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद सेंट्रल जोनल काउंसिल की अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर धोखाधड़ी मामलों के लिए E0 FIR प्रणाली किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है भारतीय स्टेट पुलिस यानी स्टेट पुलिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है साइबर अपीली न्यायाधिकरण, ऑप्शन सी है केंद्रीय जांच ब्यूरो और ऑप्शन डी है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 143, इसके द्वारा इसे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2025 में भारत सरकार ने श्रम नियमों को सरल बनाने के लिए 29 यानी 29 श्रम कानूनों को कितने नए श्रम संहिताओं जो लेबर कोड्स में समेकित किया था? आपके ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, माफी चाहूँगा ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी है 10। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 4, यानी 4 जो श्रम संहिता जो लेबर कोड में समेकित किया था, ये 4 कोड हैं। कोड ऑन वेज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, ये थे इसके 4 कोड, याद रखिएगा। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? आपके ऑप्शन है शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा, ऑप्शन सी तुषार मेहता और ऑप्शन डी है अरविंद पनगड़िया। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है संजय मल्होत्रा हैं RBI के वर्तमान गवर्नर। शक्तिकांत दास RBI के पूर्व गवर्नर हैं और तुषार मेहता वर्तमान सॉलिसिटर जनरल हैं। तो पूछा जाए कि तुषार मेहता कौन है, तो वर्तमान सॉलिसिटर जनरल हैं। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गाय सांस्कृतिक संग्रहालय काउ कल्चर म्यूजियम किस शहर में स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी है पटना। इसका राइट आंसर है वो मथुरा। काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया गया है। यह संग्रहालय मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय के पास स्थापित किया गया है और यह भारत में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 ने 2019 के मूल अधिनियम को किस प्रमुख विशेषता को बदल दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं DM की जगह राज्यपाल को सर्टिफिकेट देने का अधिकार कर दिया गया है, ऑप्शन बी है सेल्फ पब्लिश्ड जेंडर आइडेंटिटी के अधिकार को मेडिकल बोर्ड के मूल्यांकन में बदल दिया गया है, ट्रांसजेंडर के लिए चुनाव में आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है और ऑप्शन डी है पहचान प्रमाण पत्र जारी करने की पूरी जो प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।
इसका राइट आंसर वो ये है कि सेल्फ पब्लिश्ड जो जेंडर आइडेंटिटी है के अधिकार का मेडिकल बोर्ड के मूल्यांकन के बाद ही बदला जाएगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106वां संविधान संशोधन 2023 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है जीएसटी परिषद से, ऑप्शन बी ईडब्ल्यूएस आरक्षण से, ऑप्शन सी है नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण से, और ऑप्शन डी है SC ST आरक्षण का विस्तार। इसका जो राइट आंसर है वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण 106वां संविधान संशोधन है। आपको बता दूं कि जीएसटी 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 100वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय से जुड़ा है? आपके ऑप्शन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जे से, ऑप्शन ई भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता या लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ऑप्शन सी है एंग्लो इंडियन नामांकन की समाप्ति, और ऑप्शन डी 10% EWS आरक्षण। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है भारत बांग्लादेश जो भूमि सीमा समझौता है उससे रिलेटेड था 100वां संविधान संशोधन, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो बैकवर्ड क्लास कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है 102वां संविधान संशोधन 2018, 103वां संशोधन, 104वां संशोधन, और ऑप्शन डी है 105वां संशोधन। इसका राइट आंसर है वो 102वां संशोधन जो हुआ है 2018 में उससे संबंधित है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से रिलेटेड संबंधित। बता दूं कि 103वां संशोधन है वो EWS से है, जो EWS वर्ग को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338B को जोड़कर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में किस समुदाय के मनोनयन को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? आपके ऑप्शन अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन, ऑप्शन सी है अनुसूचित जनजाति, और ऑप्शन डी है पिछड़े वर्ग। इसका राइट आंसर है वो है जो एंग्लो इंडियंस हैं उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105वें संवैधानिक संशोधन ने राज्य सरकारों को कौन सा विषय या विशेष अधिकार वापस किया है? आपके ऑप्शन है GST दरें तय करने का अधिकार, ऑप्शन बी है कि राज्य विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का अधिकार, ऑप्शन सी है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग जो SC BC की अपनी सूची पहचानने और बनाए रखने का अधिकार, विदेशी राज्यों के साथ सीमा समझौता करने का अधिकार। इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं कि अपनी सूची पहचान बनाए और बनाए रखने का अधिकार है इन्हें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 106वें संविधान संशोधन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश की विचारधारा की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 239A में संशोधन किया गया है? आपके ऑप्शन है पुदुचेरी, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है दिल्ली, और ऑप्शन डी है लद्दाख। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है दिल्ली। दिल्ली की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और उसमें 239A में है, ये आप याद रखें। 33% आरक्षण रहेगा। शांति विधेयक का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ शांति पूछा है आपसे। आपके ऑप्शन है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ऑप्शन बी सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन सी है साइंस एंड हेल्थ एडवांसमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन इंडिया, ऑप्शन डी सिस्टम फॉर हार्नेसिंग एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इसका जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर बी, यानी सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसहाय चैटबॉट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करना, ऑप्शन बी इंटरपोल से संपर्क स्थापित करना, ऑप्शन सी है वकीलों और नागरिकों को कोर्ट से संबंधित सेवाओं तक आसानी से पहुंचने में मदद, और ऑप्शन डी है मतदाता सूची में नाम जोड़ना। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी वकीलों और नागरिकों को
कोर्ट से संबंधित सेवाओं तक आसानी से पहुंचने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में इनमें से कौन शामिल नहीं है। वेरी गुड, आपके ऑप्शंस हैं अजय नारायण झा, ऑप्शन बी है आपका एनी मैथ्यू जॉर्ज, ऑप्शन सी है मनोज पांडा और ऑप्शन डी है रंजना देसाई। इसका जो राइट आंसर है वो आपका रंजना प्रकाश देसाई को शामिल किया गया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के सदस्य के रूप में। वन केस वन डेटा पहल के तहत भारतीय न्यायपालिका को किन स्तरों का डेटा एकीकृत किया जाएगा। आपके ऑप्शन है केवल पुलिस सुप्रीम कोर्ट आधारित, केवल जिला अदालतें, ऑप्शन सी है तालुका अदालतों से सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र, यानी वहाँ तक भी हो सकता है स्तर तक, और केवल साइबर अपीली न्यायाधिकरण है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है तालुका अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के स्तर तक इसे देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पोर्टल किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है के रूप में कार्य करता है। आपके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी है इंटरपोल और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका जो राइट आंसर है वो इंटरपोल में है ऐसा। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी 2025 को लॉन्च किया था भारत पोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानसभाओं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया। आपके ऑप्शन 330 है, ऑप्शन बी 332 है, ऑप्शन सी है 339 ए और ऑप्शन डी है 338 बी। इसका जो राइट आंसर है वो 332 ए जोड़ा गया लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए। आज का अंतिम प्रश्न है 4 नए श्रम संहिताओं लेबर कोड्स में से कौन सा कोड सैलरी बोनस और भत्तों को नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शन है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ऑप्शन बी है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, ऑप्शन सी है कोड ऑन वेजेस, ऑप्शन डी है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कोड ऑफ वेजेस यानी वजन का रहता है। कुल 29 श्रम कानूनों को इस 4 संहिताओं में मिलाया गया है। तो बहुत बहुत थैंक यू। आज के लिए वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी सपोर्ट बना रहे हैं अपना, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए कुछ और बेहतर काम करके लेके आएँ। थैंक यू। बाकी PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी हमारा एक चैनल है टोटल GK डोज, इसे आप फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं डेली। थैंक यू।